हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? और आज स्टार्ट करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 30th, जो है मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। तो यहाँ रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि तुम्हारा कोई भी काम हो वो नेचुरली एफर्टलेस दिखना चाहिए। अब चाहे तुम्हें उसमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ी हो। और इस बात को भी याद रखो कि तुम किसी को भी अपने राज मत बताओ कि फला फला काम को करने के लिए तुम्हें क्या क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ी। और नॉर्मली वैसे होता ये है कि ज़्यादातर लोग अपने काम को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद उसमें आई मुश्किलों को खुलकर बताने में अपनी बहुत खुशी महसूस करते हैं कि कैसे उन्होंने उस फलाने काम में आई मुश्किलों को पार किया। पर ऐसा मत करो और अपने हार्ड वर्क को जाहिर करने से बचो, क्योंकि हार्ड वर्क तुम्हें एक मास्टर की तरह नहीं बल्कि एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह शो करता है। और अब इसी लॉ को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो जापानीज टी सेरेमनी को चा नो यू कहते हैं, जिसका मतलब है हॉट वाटर फॉर टी। और इसका ओरिजिन यूं तो एंशिएंट टाइम से है, पर यह अपने रिफाइनमेंट के पीक पर पहुंची थी 16th सेंचुरी में टी सेरेमनी के एक बहुत ही फेमस प्रैक्टिशनर सेन नो राइकू की वजह से। हालांकि राइकू बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता था, पर वो अपनी क्वालिटीज की वजह से पावर की रैंक्स में ऊपर उठता गया। वो एम्परर हाइडेयोशी का सबसे चहेता टी मास्टर बना और इवन पॉलिटिकल मैटर्स में इंपॉर्टेंट एडवाइजर भी। और राइकू की इस सक्सेस का सीक्रेट था कि वो हमेशा अपने काम में नेचुरली एफर्टलेस नजर आता था और अपने काम में होने वाले एफर्ट्स को भी वो हमेशा राज ही रखता था। खैर, तो एक दिन राइकू और उसका बेटा किसी जान पहचान के आदमी के यहां टी सेरेमनी के लिए गए। अब वहां जाते हुए राइकू के बेटे ने घर के उस खूबसूरत एंटीक लुकिंग गेट की तरफ देखकर कहा, ये एंट्रेंस गेट कितना खूबसूरत और शांति से भरी हुई लुक्स दे रही है। इस पर राइकू ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसे देखकर लगता है कि इसे जरूर किसी पहाड़ पर बने मंदिर से लाया गया है, जो कि यहां से बहुत दूर मालूम पड़ता है और इस काम में बहुत लेबर और कॉस्ट लगी होगी। और अगर सिर्फ एक गेट के लिए इतनी मेहनत की गई है तो ये मेहनत टी सेरेमनी के मामले में भी की गई होगी। और कहने की जरूरत नहीं है कि राइकू वहां से जल्दी ही उठकर चला गया, क्योंकि उन भारी एफर्ट्स के रिवील हो जाने पर वो सेरेमनी को जरा भी इंजॉय नहीं कर पाया। अब इसके बाद एक दिन और राइकू अपने दोस्त के यहां चाय के लिए गया। वहां उसने देखा कि होस्ट एक हाथ में लैंटर्न लेकर उठा और पेड़ से नींबू तोड़कर लेकर आया। और इस बात से राइकू बहुत इंप्रेस हुआ कि वो नींबू रेलिश के लिए चाहिए था, जो कि एक डिश के साथ सर्व करना था। पर जब होस्ट ने राइकू को वो नींबू ओसाका राइस केक के साथ काटकर सर्व किया, तब राइकू को रियलाइज हुआ कि उस टाइम नींबू का तोड़ा जाना पहले से ही प्लान था इस एक्सपेंसिव राइस केक के लिए। और अब ये जेस्चर उसे नेचुरली दिल से आया हुआ नहीं लग रहा था। ये नेचुरल नहीं बल्कि प्लान था। ये होस्ट से एक्सीडेंटली ही रिवील हो गया था कि राइकू को खुश करने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है। और अब ये सब समझने के बाद राइकू ने पोलाइटली वो राइस केक लेने से मना कर दिया और थोड़ी ही देर के बाद कुछ बहाना बनाकर वहां से उठकर चला गया। अब एक बार की और बात है, एम्परर हाइडेयोशी ने राइकू के घर जाकर टी सेरेमनी को एंजॉय करने का प्लान बनाया।
पर एम्परर के आने से एक रात पहले ही वहां बर्फ गिरने लगी। राइकू ने बहुत ही जल्दी एक आइडिया सोचा। उसने तुरंत ही उन सभी स्टेपिंग स्टोन्स पर उस साइज के कुशन्स रखकर उनको कवर करवा दिया, जो कि गार्डन से होते हुए उसके घर तक आते थे। और दूसरे दिन सूरज के निकलने से पहले ही वो उठा और बहुत ही केयरफुली वो कुशन्स वहां से हटा दिए। और जब एम्परर हाइडेयोशी वहां पर आए तो वहां की सिंपल ब्यूटी को देखकर हैरान रह गए कि बर्फ के नीचे परफेक्टली राउंड स्टोन्स कैसे बिछे हुए हैं। और फिर किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया कि राइकू ने आखिर ये अकम्प्लिश कैसे किया होगा, पर सबको ये याद रहा कि एक रात पहले ही बर्फ पड़ने के बावजूद कितनी खूबसूरती से राइकू ने स्टेपिंग स्टोन्स को मैनेज किया था। और अब इसी कहानी के साथ लॉ नंबर 30 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लाइक भी ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी ही मिलते हैं एक छूटे हुए लॉ नंबर 24 के साथ, जो है प्ले द परफेक्ट कूर्टियर। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।